हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। हमने लास्ट क्लास में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 देखा था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे एंड विल सी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 इन दिस क्लास। ठीक है। जो हम देख रहे थे कि किस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड आई, किस तरीके से वो फॉर्म हो रही थी, कैसे क्या इलेक्शंस हुए थे, कैसे उसमें मेंबर्स आए थे, है ना। प्रोविंसेस से कैसे मेंबर्स आ रहे थे, प्रिंसली स्टेट से कैसे मेंबर आए थे, कितने मेंबर आए थे, है ना। देन मुस्लिम लीग ने इसको बाइकआउट किया था, प्रिंसली स्टेट ने इसको बाइकआउट किया था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी उसकी अदर फंक्शंस भी हमने देखे थे। ठीक है। आज हम उसके आगे चलते हुए देखते हैं। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें कई सारी कमिटीज़ थी, यानी कि कुछ मेंबर्स को, यानी कि सम ऑफ द मेंबर्स दे वर अलॉटेड विद अ सर्टेन वर्क। कुछ जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उनको कुछ इंपॉर्टेंट वर्क दिया गया था और उनके बेसिस पे कमिटीज़ बनाई गई थी। ठीक है भाई, ये काम ये कमेटी करेगी, दूसरा काम दूसरी कमेटी करेगी, है ना। तो वर्क डिवाइड हो गए थे और उसके बेसिस पे कमेटी बनाई गई थी और उनके कुछ चेयरपर्सन थे। तो हमारे पास मेजर कमिटीज़ भी थी एंड वी हैव माइनर कमिटीज़ टू। ठीक है। नाउ कुछ जो मेजर कमेटी है वो मैंने यहाँ लिस्ट अप की हुई है, चलिए देखते हैं उनके बारे में। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी कौन थी, सो इट वाज ड्राफ्टिंग कमेटी। ऐसे तो सारे ही कमेटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ वर्क था जो कि अल्टीमेटली क्या होना था, वो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करने वाला था, है ना। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट ड्राफ्टिंग कमेटी। पहले हम सारे कमेटी और उनके चेयरपर्सन्स को देख लेते हैं, देन लेटर विल टॉक अबाउट द ड्राफ्टिंग कमेटी इन डिटेल। नाउ जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनके चेयरपर्सन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ही वाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर जी। ठीक है। नाउ मैंने 3 कंपनीज और लिस्ट की हैं जिनको कौन हेड कर रहा था, जिनको कौन चेयर कर रहा था, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। कौन कौन सी कमिटीज है, वी हैव यूनियन पावर कमिटी, यूनियन का पावर कमिटी, देन वी हैव स्टेट कमिटी, देन वी हैव यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। 3 कमिटी, यूनियन पावर कमिटी, स्टेट कमिटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी वाज हेडेड बाय और वाज चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। देन हमारे पास जो उसके आगे है, एक हमारे पास कमेटी थी, जैसे कि यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। भाई यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके पास था, आप याद रखेंगे, यूनियन जवाहरलाल नेहरू जी के पास। आगे चल के वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे तो यूनियन उनके पास था, है ना। उसी तरीके से जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी वो किसके पास थी, सरदार पटेल जी के पास थी। इसके अलावा एक और कमेटी थी जिसका नाम है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। ठीक है। ये एक बड़ी कमेटी थी और इसके भी हेड कौन थे, सरदार पटेल जी। इसके ये जो एडवाइजरी कमेटी थी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ट्राइबल्स, माइनॉरिटीज, इनकी अपनी एक सब कमिटीज भी थी, यानी कि एक फंडामेंटल राइट की सब कमेटी होगी, एक माइनॉरिटीज की सब कमेटी, इस तरीके से इनकी सब कमेटी भी थी। आपको ये याद रखना है कि एडवाइजरी कमेटी और प्रोविंशियल कमेटी के जो हेड थे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के जो हेड थे, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, वो कौन थे, सरदार पटेल जी। ठीक है। देन वी हैव लास्ट 2 कमेटी जो मेजर कमेटी है, एक है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और दूसरा स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। कौन सा, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी, तो ही वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। These 8 committees are where the major committees। इसके अलावा कई सारी माइनर कमिटीज़ भी हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट अप नहीं की है, बट आप अभी उसको अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके। सो एज आई वॉज टेलिंग यू कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी थी। तो कुछ डिटेल हम ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में जान लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आता है। मैंने बताया इनके चेयरपर्सन कौन थे, डॉक्टर BR अंबेडकर जी। और जो ये कमेटी बनी थी वो बनी थी 29 अगस्त 1947। ठीक है। 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी बनी थी टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीका का होने वाला है उसका एक खाका बनाने के लिए बोलना चाहिए, ये कमेटी क्या हुई थी, बनाई गई थी। ठीक है। अब इसमें कितने 7 मेंबर्स थे, ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से 7 मेंबर्स थे, वो आपको याद रखना है। इनके भी मेंबर्स होंगे बट दैट यू डोंट नीड टू रिमेंबर
व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बताया चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, उसके बाद हम एक एक करके नाम देखते हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। देन वी हैव अलादी कृष्णम स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णम स्वामी अय्यर। देन डॉक्टर के एन मुंशी जी थे। उसके अलावा वी हैव सैयद मोहम्मद सऊदुल्ला। देन वी हैव एन माधव राव। नाउ टू थिंग दैट यू विल रिमेंबर हियर, जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट यू शुड नोटिस इन फैक्ट, वो ये है कि ये जो दो पर्सन थे ना, ये भी आपको याद रखना है। कौन? एन माधव राव और टी कृष्णमाचारी। एन माधव राव और टी कृष्णमाचारी, वो इनिशियली दे वर नॉट देयर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी, उन्होंने किसी को रिप्लेस किया है। ठीक है, सो माधव राव जी ने किसको रिप्लेस किया है? ही हैज रिप्लेस्ड बी एल मिटर जी को इन्होंने रिप्लेस किया। ये इल हेल्थ की वजह से, इनकी तबीयत खराब हो गई होगी, तो इन्होंने क्या किया? ही हैज रिजाइंड एंड ऑन हिज प्लेस माधव राव, एन माधव राव, ही हैज रिप्लेस्ड, उनकी जगह पे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर बने। देन टी कृष्णमाचारी, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? डीपी खेतान को इन्होंने रिप्लेस किया, क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी जगह पे टी कृष्णमाचारी थे। ठीक है, सो ये आपको सातों नाम क्या है? सातों नाम नहीं, इनफैक्ट आप वो दोनों नाम भी याद रखिए। ये आपको ड्राफ्टिंग कमेटी से रिलेटेड नाम याद रखने हैं, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, सो नाउ अब आते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, जिसको हम कहते हैं एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देखो हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? 26 जनवरी को, 26 जनवरी को। क्यों? क्योंकि उस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ से स्टार्ट हम मानते हैं, उस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ था। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक साल, मतलब पिछले साल ही बन गया था, लाइक 1950 की बजाय 1949 में ही बन गया था। और हमने कुछ पोर्शन उसका, कुछ पोर्शन, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कुछ पोर्शन हमने अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, कुछ पोर्शन उसका हमने लागू कर दिया था, कहना चाहिए। सो उसी को हम क्या कह रहे हैं? एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम किस दिन से अपना रहे हैं, किस दिन से अडॉप्ट किया गया है? वो है 26 नवंबर 1949। इस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अपनाया था, या फिर हम यूँ कहें कि इस दिन हमने अपने आप को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं? एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड यू शुड रिमेंबर द डेट वेरी करेक्टली, विच इज 26 नवंबर 1949। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, यहाँ पे कुछ उसके प्रोविजंस, कुछ उसके आर्टिकल्स लागू भी हो गए थे। इसीलिए इस दिन को, यानी कि 26 नवंबर को हम नेशनल लॉ डे के हिसाब से या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल लॉ डे एंड कॉन्स्टिट्यूशन डे, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ पोर्शन जो है अडॉप्ट किया था, अपने आप को हमने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। नाउ तो एक और चीज़ जो इसमें याद रखनी है, वो ये, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था इस समय, तो इसमें हमारे पास एक प्रियम्बल था। इसके अलावा वी हैव 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। ओके, प्रियम्बल, 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल्स, राइट। नाउ अदर देन दैट, जो आप एक और चीज़ याद रखनी है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, वो कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी। इसलिए हम उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और उनको मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। एक और चीज़ जो बताना है वो ये, हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अल्टीमेटली हमारे पास 299 मेंबर्स हो गए थे। कौन कौन से थे? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे वो मेंबर, उसके अलावा जो मुस्लिम लीग के वो मेंबर्स जो इंडियन प्रोविजन से थे, बोलना चाहिए, जो इंडिया वाले टेरिटरी से थे, उनके कुछ मेंबर्स आके जुड़े थे, और साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट भी आके जुड़े थे। तो इन टोटल वी वर हैविंग 299 मेंबर्स, और उसमें से जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें 284 जो प्रेजेंट मेंबर थे उन्होंने साइन किया था। ठीक है, amongst 299, 284 present member they have signed on this particular constitution, so you need to remember this also. आइए देखते हैं उसके आगे की चीज़ें। तो हमने इसके पहले एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा, अब हम देखते हैं एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो एनेक्टमेंट कब हुआ था? 26 नवंबर
1947 को, ठीक है। एक्चुअली हमारा संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बन के तैयार हो चुका था और उसका कुछ पोर्शन हमने उस समय लागू कर दिया था। लेकिन जो मेजर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। कब कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। आप सभी को पता है कि 26 जनवरी क्या है? हमारा रिपब्लिक डे है। हम इसी दिन से मानते हैं कि हमारे संविधान की शुरुआत हुई है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, या सीधा सीधा डेट ऑफ कमेंसमेंट भी कहते हैं, किसको? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ऐसा क्यों कि बन पहले गया था एंड वी हैव अडॉप्टेड दिस लेटर, कुछ टाइम बाद हमने इसको अडॉप्ट किया था। तो इसका जो ये 26 जनवरी है, इसका एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और वो ये कि 26 जनवरी को ही 1930 को हमने पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी थी। अब ये क्या है पूर्ण स्वराज? भाई आज़ादी की लड़ाई तो बहुत पहले से चली आ रही थी, है ना। लेकिन हम अभी क्यों बोल रहे हैं कि 1930 इतना लेट आके हमने पूर्ण स्वराज मांगा? क्या हम इसके पहले पूर्ण स्वराज नहीं मांग रहे थे? नहीं, हम इसके पहले पूर्ण स्वराज नहीं मांग रहे थे। हम इसके पहले कह सकते हैं कि हम पार्शली इंडिपेंडेंट होना तो चाह रहे थे, पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि जितना हमें मिल जाए उतना बहुत है। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आई, मोतीलाल नेहरू जी ने इसको बनाया था। तो टिल देन जो कांग्रेस की डिमांड थी, कांग्रेस मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो डिमांड थी वो ये थी कि हमको डोमिनियन स्टेट का एटलीस्ट दर्जा दे दिया जाए, डोमिनियन कंट्री का हमें एटलीस्ट दर्जा दे दिया जाए, ताकि हम अपने अंदर ही सारे के सारे रूल बना सकें, है ना। अपने एक पर्टिकुलर स्फीयर में रूल बना सकें और यहाँ पे हम रूल कर सकें। कहाँ पे? इंडिया में हम अच्छी तरीके से रह सकें, अच्छी तरीके से रूल कर सकें, अच्छी तरीके से गवर्नमेंट चला सकें इंडिया के अंदर, ठीक है। लेकिन अब ये समझिए कि जो डोमिनियन स्टेट है या फिर डोमिनियन कंट्री है, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, डोमिनियन मतलब कि वो कंट्रीज जो ब्रिटिश के कंट्रोल के अंदर ही थी, ठीक है। सिर्फ 3 ऐसे मैटर्स थे जिसपे ब्रिटिश रूल बनाएगी। कौन कौन से? कम्युनिकेशन, डिफेंस और फॉरेन अफेयर, ठीक है। कम्युनिकेशन, डिफेंस और फॉरेन अफेयर, इन पे जो रूल बनाने का जो राइट था, जो अथॉरिटी थी, वो किसके पास थी? ब्रिटिशर्स के पास ही थी। यानी कि अगर ब्रिटिशर्स या ब्रिटेन ये डिक्लेयर कर दे कि इस पर्टिकुलर कंट्री को हमने डोमिनियन स्टेटस दे दिया है, दैट मीन्स वो उस कंट्री के सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट्स पे रूल बनाएगी, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर और डिफेंस पे, और जिसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स रहेंगे उस पर पूरा का पूरा कंट्रोल किसका रहेगा? उस पर्टिकुलर कंट्री का रहेगा। तो यही डिमांड थी किसकी? जब नेहरू रिपोर्ट आई थी तो 1928 तक यही डिमांड थी कि हमें एटलीस्ट डोमिनियन कंट्री का स्टेटस मिल जाए, ताकि हम अपने अंदर के जो बाकी सब्जेक्ट मैटर्स हैं उन पे हम अपने अकॉर्डिंग लॉ बना के प्रॉपरली यहाँ पे गवर्नमेंट चला सके, ताकि इंडियन पब्लिक को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी ब्रिटिशर्स से तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो ही रही थी ना। लेकिन क्या हुआ, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे वो इस पर्टिकुलर डोमिनियन स्टेटस के फेवर में नहीं थे। काफ़ी सारे लीडर्स थे जो डोमिनियन स्टेटस के फेवर में नहीं थे, उनमें से एक जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। तो हुआ ये कि इन्होंने एक अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स को एक अल्टीमेटम दे दिया कि भाई जो लाहौर सेशन होने वाला था 1929 में, आप टिल दैट डे अगर आप मान गए हमको वो आज़ादी देने के लिए, यानी कि डोमिनियन स्टेटस देने के लिए भी मान गए, तब तो ठीक है, हम ले लेंगे, हम उस पर काम चला लेंगे। लेकिन ये सेशन होने के बाद, यानी कि इस डेट के बाद, 1929 के बाद, उस दिन जिस दिन ये होना था, है ना, जिस दिन ये सेशन होना था, उस दिन 12 बजे के पहले ही अगर आप हमें डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार हो गए, तब तो हम अपना लेंगे डोमिनियन स्टेटस, हम मान जाएंगे उसमें। लेकिन अगर उसके बाद आपने हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया, या मतलब तब तक आपने अगर डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया, तो हमें डोमिनियन से हमारा काम नहीं चलने वाला है। अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। तो हुआ ये कि जब वो लाहौर सेशन हुआ, जिसको हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने हेड किया था, चेयर किया था, तो उस दिन रात 12 बजे तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब कि ब्रिटिशर्स की तरफ से ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं आया था कि हम भाई इसको मान गए हैं, ऐसा कुछ नोटिस उनकी तरफ से नहीं आया। तो उस दिन ऐसा कि एक पूर्ण स्वराज की डिमांड उनके में और तेज हो गई। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे, उन्होंने और अच्छे तरीके से अब उनको यही, बस उनका डिमांड यही हो गया कि भाई अब हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, नाउ वी वांट अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ
कि 26 जनवरी को उन्होंने एक स्वतंत्रता दिवस के जैसे तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट करने की कोशिश की, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को, है ना। तो उनके लिए उन्होंने ये समझ लिया कि भाई 26 जनवरी को ही हमें आज़ादी मिलेगी, ठीक। तो उस पर्टिकुलर डेट की इंपॉर्टेंस को रखने के लिए आज़ादी हमें कब मिल गई थी, 15 अगस्त को 1947 को ही आज़ादी मिल गई थी। लेकिन दिस 26 जनवरी ये इसका एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस था। तो इसी इम्पोर्टेंस को बरकरार रखने के लिए जो बाकी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस दिन फोर्स में आया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केम इन फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, और इसी को ही हम अपने रिपब्लिक डे के तरीके से मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के जैसे मनाते हैं, ठीक है। नाउ अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था हमारा, जब बन गया है, अप्लाई हो चुका है, सब कुछ हो गया है, तो एक्ट ऑफ 1947 दैट मीन्स इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसको हमने क्या किया, रिपील्ड कर दिया, यानी कि इसको हमने हटा दिया। भाई हम इसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे ना, अब इसको हमने क्या किया, हटा दिया। ओके, सो दिस वाज अबाउट द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टार्ट हुआ, इट केम इनटू फोर्स। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, स्टैटिक जीके है जो आपको सिर्फ याद रखना है ऐसे। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो हमने सिंबल चुना वो क्या था, एलिफेंट, ठीक है। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक एडवाइजर थे जो कौन थे, बी एन राव। यू शुड रिमेंबर दैट दिस पर्सन बी एन राव ही वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। अगेन मैंने आपको इसके पहले भी लास्ट क्लास में बताया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे महात्मा गांधी जी, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। और साथ ही साथ जो ये एडवाइजर है, कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर जरूर है बी एन राव, लेकिन ये भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ एक थे चीफ ड्राफ्टमैन जो कि एस एन मुखर्जी जी, जिनका भी नाम आपको याद रखना है। नाउ उसके अलावा देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो टाइप किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इनफैक्ट वो हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और वो इंग्लिश में इटैलिक, फ्लोइंग इटैलिक उसमें लिखा हुआ है, राइटिंग में लिखा हुआ है। और उसको किसने लिखा है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने उसको लिखा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश में जो फ्लोइंग इटालियन राइटिंग में जो लिखा है हैंड रिटन है, ठीक है। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा हुआ है। उसी का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो वसंत कृष्ण वैद्य, तो इंग्लिश में प्रेम बिहारी और उसी का हिंदी ट्रांसलेशन है वो है वसंत कृष्ण वैद्य जी ने उसको लिखा है, ठीक है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज नॉट टाइप्ड वन, इट इज अ हैंड रिटन वन। ओके, सो यू शुड रिमेंबर द नेम, स्पेशली ये वाला, क्योंकि जो ओरिजिनली तो इंग्लिश में ही लिखा गया है, तो इसलिए प्रेम बिहारी का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। अदर देन दैट जो रिटन है उसके चारों तरफ से इस तरीके से अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, दिस इज द पेज, और यहाँ अगर लिखा गया है तो इसके इस तरीके से चारों तरफ से ना काफ़ी अच्छी सी डिज़ाइन बनी हुई है, उसको डेकोरेट किया गया है, ठीक है। तो वो जो डेकोरेशन है वो किसने किया है, नंदलाल बोस ने, ठीक है। सो इट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डेकोरेटेड बाय नंदलाल बोस। अच्छा, जो ये हैंड रिटन है उसको हम क्या कहते हैं, कैलीग्राफी भी कहते हैं, कैलीग्राफी ही कहते हैं इनफैक्ट। सो जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कैलीग्राफर कौन था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, सो यू शुड रिमेंबर द नेम। ओके, सो दिस वेर अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया, बहुत मेहनत से बना, बहुत एफर्ट से बना, बावजूद इसके देयर वर लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑल्सो। हर चीज़ की कोई ना कोई बुराई करते ही है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो इसकी भी इतनी मेहनत के बाद बनने वाले कॉन्स्टिट्यूशन की भी बुराई की गई, कुछ उसके क्रिटिसिज्म थे, ठीक है। तो वो हम देखते हैं क्या क्या थे। तो सबसे पहले नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बराबर मात्रा में सभी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, यानी कि ये इंडिया के हर स्टेट को बोल लिया जाए या हर पर्सन को प्रॉपरली वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, ऐसा एक क्रिटिसिज्म था, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों था, देखिए आपको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो बेसिकली इंडियन नेशनल कांग्रेस उसमें ज़्यादा में थे, है ना, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उनके मेंबर्स ज़्यादा थे, ठीक है। और मुस्लिम लीग के उसमें जो मेंबर थे वो कम थे। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि प्रोविंशियल प्रिंसली स्टेट से डायरेक्टली जिस राजा महाराजा की मर्जी है वो किसी को भी अपने हिसाब से भेज सकता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और हमने ये भी देखा था कि जो इसमें इलेक्शन थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, जो कि 10% एडल्ट फ्रेंचाइज से आए थे, है ना। सो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये ओवरऑल इंडिया को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कर रहा था, है ना। सो दैट इज व्हाई दे हैव टोल्ड, यानी जो क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा कि भाई ये प्रॉपरली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, नॉट सोवर्जिन बॉडी, ठीक है।
अब ये सोवर्जन बॉडी भी नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो हम अपनी मर्जी से तो नहीं बना दिए थे ना, यानी कि जो इंडियंस थे वो उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं बना, ऑल्दो वो चाहते थे बनाना, और उसी के चक्कर में उन्होंने ब्रिटिशर्स से सारी डिमांड भी रखी थी, लेकिन जो एक इसका परमिशन दिया गया वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही दिया गया। एंड साथ ही साथ ये भी कि जो इस असेंबली में जो सेशंस होते थे ना वो भी उनकी परमिशन से होते थे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, यानी कि जो क्रिटिक्स थे उन्होंने ये कहा कि भाई ये सोवर्जन बॉडी नहीं है, कि आप इसमें खुद ही अपनी स्वामित्व नहीं दिखा पा रहे हो। ओके, नाउ थर्ड, टाइम कंज्यूमिंग। तो हमको पता ही है कि हमारे लगभग 3 साल लगे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो अगेन इट वाज अ क्रिटिसिज्म कि भाई इसको 3 साल लग गया। भाई इतने सारे जगहों का इतने सारे देशों का कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू करना, पढ़ना, उनको समझना, ठीक है, उसको फिर अपने इंडिया में फिट करना, इट्स नॉट अ ईजी टास्क, है ना, तो इतना टाइम तो लगना ही था। खैर, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। एक और जो क्रिटिसिज्म आया वो ये कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कांग्रेस वालों का ज़्यादा डोमिनेशन था, ठीक है। तो आप ये समझिए कि भाई जब इंडियन नेशनल इलेक्शंस हुए तो, और जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सबसे ज़्यादा सीट जो आई किसके आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही आई, है ना, और सबसे ज़्यादा सीट उनकी आई ही। और साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग, देखिए सबसे बड़ी जो पार्टी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, और दूसरी मुस्लिम लीग थी जो उससे कम थी। तो हुआ ये कि मुस्लिम लीग की तो सीटें कम आई थी, और साथ ही साथ ऐसा भी हुआ कि मुस्लिम लीग ने इसको बाइकआउट कर दिया था, ये हम देख चुके हैं। नाउ बाद में मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव आए इसमें ज़रूर, लेकिन वो कौन से थे, जो सिर्फ अपने बाद में पार्टीशन के बाद वाले इंडिया वाले पोर्शन से जितने भी मुस्लिम लीग के लीडर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वही लोग आए। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो वेटेज था वो काफ़ी ज़्यादा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर्स थे इसमें वो काफ़ी ज़्यादा थे, है ना। सो दैट इज़ व्हाई इट वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। नाउ अगेन इसमें जो ये मेंबर्स थे जो सिलेक्ट होके आए, तो डेफिनेटली वो क्या थे, पॉलिटिशियंस थे, और बहुत सारे उसमें लॉयर्स भी थे। भाई जो पॉलिटिशियंस थे वही लोग तो भाई इलेक्शन लड़ रहे थे ना। तो अब ये कहा गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ अगेन डोमिनेटेड बाय पॉलिटिशियंस एंड लॉयर्स। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया भी पॉलिटिशियन और लॉयर्स ने ही है। तो एक क्रिटिसिज्म ये है कि आप दूसरों की राइट्स का शायद प्रॉपरली ख्याल ना रखा गया हो, ठीक है। और इसीलिए ये कहा गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉयर की लैंग्वेज तो अलग तरीके की होती है ना, एक लीगल लैंग्वेज अलग तरीके की होती है, तो इसलिए कहा गया कि इसकी जो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉयर्स थे, और अगेन ये बहुत ज़्यादा बल्कि भी है, ये एक क्रिटिसिज्म था अंडर लॉयर एंड पॉलिटिकल वाले में। नाउ द लास्ट वन इज इट इज़ डोमिनेटेड बाय हिंदूज। तो अगेन यहाँ जो ज़्यादातर इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग थे वो हिंदू ही थे, मुस्लिम लोग के उतने लोग नहीं थे इसमें। तो इसीलिए अगेन ये क्रिटिसिज्म आया कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हिंदू डोमिनेटेड है। लेकिन आप अगर संविधान पढ़ रहे हैं आपको पता होगा इसमें बाकी सारे लोगों का भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हिंदू के लिए ही फायदेमंद है या हिंदू के लिए ही बनाया गया, नहीं, इसमें इंडिया के सभी लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया। देखिए क्रिटिसाइज करना लोगों का काम है, लेकिन हमें पता है कि कितना ज़्यादा महान है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम अपने साइलेंट फीचर पढ़ेंगे जब अगले क्लास में, तो हम देखेंगे कि कितनी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब सोचिए उस समय कितनी ज़्यादा मेहनत के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उसको बहुत ईजिली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। शायद हमारे और आपके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम वहाँ पे पहुँच के ऐसा कुछ कर पाते थे, है ना। तो जो लोग वहाँ पहुँचे थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा महान लोग थे भाई, उनको अपने फील्ड में बहुत नॉलेज था, और उन्होंने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया। तो आई डोंट थिंक हमें इसे क्रिटिसाइज करना चाहिए, ठीक है। सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. We will meet in the next class. Thank you very much.